हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाई लेवल डिजाइन सीखने की सीरीज में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और टॉपिक जिसका नाम है टेक्नोलॉजी स्टैक। तो बेसिकली आर्किटेक्चर बनाने के लिए मतलब टेक्नोलॉजी स्टैक हम लोग को सोचना होता है ना कि कौन सा वेब सर्वर यूज करोगे, कौन सा डेटाबेस यूज करोगे, तो वो सब डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। तो उसी में हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम लोग समझेंगे अपाचे वेब सर्वर के बारे में। मैंने जो सबसे पहला हाई लेवल डिजाइन का वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था एनजिनिक्स, लेकिन ये नहीं बताया था कि एनजिनिक्स अंदर होता क्या है। ठीक है, बस ये बताया था कि एनजिनिक्स सर्वर कहाँ पे बैठता है। तो एनजिनिक्स की तरह ही अपाचे भी काइंड ऑफ अ वेब सर्वर ही है। अब ये वेब सर्वर ऐप सर्वर में थोड़ा डिफरेंस भी अभी समझ लेंगे। उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि नॉर्मल स्टैटिक वेब होस्टिंग और डायनेमिक वेब होस्टिंग क्या होती है। दोनों के बीच में बहुत थोड़ी सी थिन लाइन है। आज के जमाने में दोनों का मिक्सचर ही होता है। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका ब्राउजर है, ठीक है। यहां मैं ऊपर लिख देता हूं अपाचे वेब सर्वर। ये आपका ब्राउजर है, ठीक है। ब्राउजर क्या करता था, ऊपर डीएनएस के पास जाता था। डीएनएस उसको क्या करता था, एक आईपी देता था वेब सर्वर का, और वेब सर्वर का काम क्या होता था, स्टैटिक कंटेंट को ब्राउजर में पहुंचाना। स्टैटिक कंटेंट मतलब HTML, CSS, इमेजेस, लोगो वगैरह वगैरह। तो यार आप सभी ने देखा होगा, मतलब बैकएंड में मैं आपको बता देता हूं, जो लोग फ्रंट एंड डेवलपर है उनको बैकएंड का आइडिया नहीं होगा। बेसिकली नोड जेएस का एग्जांपल ले लेते हैं। तो नोड जेएस के अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं सर्वर बनाने के लिए, जैसे कोआ, लूपबैक, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग एक्सप्रेस मुझे सबसे सूटेबल लगा, तीनों में मैंने काम किया हुआ है। तो एक्सप्रेस में हम लोग क्या करते हैं, एक सर्वर बनाते हैं। सर्वर का मतलब ये होता है कि जो रिक्वेस्टें आएंगी ना, ये सर्वर उनको लिसन करेगा। रिक्वेस्टें क्या होती है, बेसिकली एपीआई, ठीक है। तो सर्वर जिस पोर्ट पे ओपन होता है ना, एपीआई भी हमें उसी पोर्ट पे भिजवानी होती है, ठीक है। उस पोर्ट पे एपीआई लिसन होगी, और लिसन होने के बाद बेस्ड ऑन एपीआई का एंड पॉइंट अलग अलग तरह का जेसन रिस्पॉन्स आप भिजवाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल लोकल में अगर आप करते हो तो बैकएंड सर्वर जब आपका स्टार्ट होता है तो यहाँ पे हम, जिन्होंने एक्सप्रेस में बना हुआ कुछ पोर्ट होता है ना, 3000, 8000 वगैरह वगैरह। तो फ्रंट एंड से जब आप एपीआई इंटीग्रेट करते हो तो कुछ ऐसे ऐसे करते हो, HTTP लोकल होस्ट, यही पोर्ट का नाम जिसपे बैकएंड सर्वर चल रहा है वो, स्लैश एपीआई स्लैश जो भी एंड पॉइंट है, यूजर लॉगिन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एक्सप्रेस की मदद से हम लोग एक सर्वर बना देते हैं जो कंटिन्यूअसली लिसन करता रहता है रिक्वेस्ट को। रिक्वेस्ट एपीआई के फॉर्म में आती है, बेस्ड ऑन एंड पॉइंट अलग अलग एपीआई यहां पे कॉल होती है, जिसके अंदर आप डेटाबेस से डेटा लाके जेसन रिस्पॉन्स बना के भिजवा देते हो, है ना। इसको बोलते हैं डायनामिक होस्टिंग। डायनामिक होस्टिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि एपीआई आएगी स्लैश एपीआई स्लैश यूजर, क्वेरी पैरम में मान लो आ गई यूजर आईडी। तो यूजर आईडी अगर 10 होगी तो कुछ अलग डेटा आएगा, 11 होगी तो कुछ अलग डेटा आएगा, 12 होगी तो कुछ अलग डेटा आएगा। हर यूजर के लिए अलग अलग डेटा आएगा। ये डायनामिक है। डायनेमिकली ये सर्वर डिसाइड करता है कि क्या डेटा भिजवाना है, इसलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक सर्वर। कंट्रेरी टू दैट एक होता है स्टैटिक सर्वर। फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड वालों को पता होगा, आप लोग क्या करते हो, सीआरए या कुछ भी यूज करके रिएक्ट की ऐप बनाते हो। उस रिएक्ट ऐप के अंदर आप कुछ सर्वर नहीं बनाते हो, सीआरए आपको बना के देता है। फिर आप क्या करते हो, डिस्ट फोल्डर बनाते हो npm रन बिल्ड करके। उस डिस्ट फोल्डर के अंदर बेसिकली HTML, CSS, इमेजेस वगैरह होती हैं, और वो बिल्ड फोल्डर आप सीधा जाके वेब सर्वर में डालते हो। जिन्होंने नहीं डाला होगा उनको मैं एग्जांपल दे देता हूं। EC2 इंस्टेंस स्पिन अप करते हो, उसके अंदर nginx या अपाचे इंस्टॉल करते हो, और फिर उनके अंदर www/html या ऐसे करके फोल्डर होता है जिसके अंदर आप अपना बिल्ड फोल्डर डाल देते हो, और आगे का काम अपाचे या nginx हैंडल कर लेता है। आपको एक्सप्रेस की तरह कोई सर्वर सुरवर नहीं बनाना होता,
वो सब अपाचे कर लेता है खुद से। क्यों? क्योंकि अपाचे को डायनेमिक कंटेंट सर्व नहीं करना है। वेबसाइट का जो लेआउट है वो तो हर यूजर को एक ही जैसा दिखेगा। उस लेआउट के अंदर फॉर एग्जांपल फेसबुक है तो फेसबुक आपको नीली पट्टी ऊपर दिखती है, यहाँ पे कुछ कुछ आइकन होते हैं, वो सब सबको सेम दिखता है। उसके फ्रेंड्स की लिस्ट अलग अलग होती है बेस्ड ऑन यूजर। तो वो जो फ्रेंड्स की लिस्ट आती है ना वो एपीआई सर्वर से आती है जो डायनेमिक होता है। बट जो लेआउट दिखता है वो फ्रंट एंड सर्वर से आता है जो कि स्टैटिक होता है। फ्रंट एंड सर्वर भी डायनेमिक हो सकता है, वो आपके स्कोप से थोड़ा बाहर है। एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने बताया कि जो स्टैटिक सर्वर होता है उसको स्टैटिक डेटा भरना है, हर यूजर को एक जैसा ही दिखेगा। बट कुछ कुछ कंपनियां जैसे आपने देखा होगा जेप्टो वेप्टो या अलग अलग उदाहरण है, बेस्ड ऑन फेस्टिव सीजन, फॉर एग्जांपल इंडिया है, दिवाली है तो उनका लेआउट थोड़ा चेंज हो जाता है, क्रिसमस है तो लेआउट थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये जो स्टैटिक फाइलें है ना वो सारी अलग अलग स्टोर करा के रखते हैं S3 वेस3 में, और बेस्ड ऑन फेस्टिव सीजन डायनेमिकली वो फाइलें दिखा देते हैं। तो वहां पे फ्रंट एंड सर्वर भी डायनेमिक हो गया क्योंकि सिर्फ इंडिया के यूजर को दिखेगा दिवाली का, यूएस में दिवाली वाली नहीं बनती इसलिए उन लोगों को नॉर्मल लेआउट दिखेगा। ऐसे मान लो श्रीलंका का कोई और फेस्टिवल होगा तो वहां वालों को अलग अपने फेस्टिवल के हिसाब से यूआई दिख जाएगा। बट वो थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप हो गया। आप ये मान के चलो कि जो फ्रंट एंड सर्वर होता है वो स्टैटिक ही होता है। उस फ्रंट एंड सर्वर का काम होता है HTML CSS यहाँ पे दिखाना। उस HTML CSS दिखने के बाद उसके अंदर जो डेटा है वो डायनेमिक हो सकता है बेस्ड ऑन यूजर। जैसे मैंने फेसबुक का एग्जांपल दिया, वो डेटा आता है एपीआई सर्वर से जो कि डायनेमिक होता है। ठीक है, एपीआई सर्वर डायनेमिक होता है। नोड.js फॉर एग्जांपल, उसमें आप खुद सर्वर बनाते हो एक्सप्रेस का। बट क्योंकि फ्रंट एंड सर्वर स्टैटिक होता है तो आपको खुद से सर्वर नहीं बनाना होता, आपको सिर्फ Nginx या अपाचे या इंस्टॉल कर देना होता है। वो खुद ही आपकी फाइल को यहाँ पे डाल देता है, रिक्वेस्ट को लिसन करता रहता है। ठीक है, आप चाहो तो Nginx की तरह अपना खुद का सर्वर बना लो, बना पाओ बना लेना भाई। ठीक है, कॉलेज के बच्चे इसमें अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बना सकते हैं खुद का Nginx सर्वर। तो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अपाचे अंदर से होता कैसा है। इस वीडियो में मैं अपाचे बता रहा हूं, Nginx भी यूज कर सकते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पहले अपाचे की बात कर लेते हैं। तो यार एक नॉर्मल अपाचे भी क्या है, उसमें एक रैम होता है। ठीक है, रैम होता है, एक उसकी डिस्क होती है, डिस्क। ठीक है, इस डिस्क के अंदर ही तुम्हारा जो npm रन बिल्ड करके बिल्ड फोल्डर बनाते हो उसकी HTML CSS बंडल यहां पे ही रहता है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, कुछ कुछ केसेस में जैसे दिवाली वाली वाला एग्जांपल लिया था कि फ्रंट एंड सर्वर भी डायनेमिक हो सकता है। ठीक है, उस केस में यहां पे एक और कंपोनेंट होता है जिसका काम होता है जनरेट डायनेमिक कंटेंट। ठीक है, और ये हो गई आपकी मान लो बैकएंड की कोई सर्विस, एपीआई सर्विस। ठीक है, यहां तक वाले पार्ट को बोला जाता है फ्रंट, वेब फ्रंट। ये लोड बैलेंसर वगैरह, मतलब लोड बैलेंसर भी इसके अंदर एम्बेडेड ही आता है। अभी के लिए मैं बाहर बना के दिखा दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे मान लो कोई और सर्विस होगी, यहां पे कोई और सर्विस होगी। तो जब भी ब्राउजर में आप कुछ कुछ टाइप करते हो, जैसे मान लो youtube.com फलाना ढिमकाना /user ऐसे ऐसे करके। ठीक है, यूट्यूब में आपको यूआई सबको सेम दिखता है लेकिन रिकमेंडेशन सबको अलग अलग दिखता है ना, तो वो भी एक डायनेमिक ही वेबसाइट है। तो इसमें होता क्या है, बेस्ड ऑन डोमेन आप सबसे पहले रिक्वेस्ट आती है डीएनएस के पास, डीएनएस ब्राउजर को ये आईपी देता है, उसके बाद ब्राउजर यहां से टीएलएस एसएसएल कनेक्शन बिठाता है। उसके बाद ये जो अपाचे है ना वो डिस्क से फाइलें उठाता है।
उठाने के बाद यहां पे भेज देता है। भेजने के बाद ब्राउजर इन फाइलों से रेंडरिंग करता है। जो मैंने फर्स्ट वीडियो बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि डॉम बनता है, CSS OM बनता है, उसके बाद रेंडरिंग होती है। ठीक है, एक सिंगल HTML पेज सबसे पहले आता है जो पार्स होता है, फिर उसमें जहां पे आपको लिंक टैग मिलता है तो आप API कॉल करके CSS मंगाते हो, फिर जहां पे स्क्रिप्ट टैग मिलता है API कॉल करके जावा स्क्रिप्ट मंगा लेते हो। ठीक है, सिंगल HTML जब रेंडर हो गया उसके बाद आगे का देखा जाता है एंड पॉइंट /user/id, ये तो API हो गई ना। तो ये सर्वर क्या करता है, इस एंड पॉइंट के लिए रिक्वेस्ट आगे भेज देता है और वहां से जो जेसन डेटा आता है ना उसको भी ब्राउजर में भिजवा देता है। ध्यान से समझना, जेसन डेटा जो आता है उसको डायरेक्टली यहां भिजवा देता है और ब्राउजर उस जेसन के हिसाब से यूट्यूब में अलग अलग लोगों को अलग अलग रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन देयर पर्सनलाइजेशन दिखा देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग, क्योंकि HTML को पार्स आपका ब्राउजर कर रहा है और CSS मंगा रहा है, जावास्क्रिप्ट मंगा रहा है और फिर आपके ब्राउजर में पेज रेंडर हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे फ्रंट एंड वालों ने देखा होगा कि आप राउटर बनाते हो ना बीच में, तो कोई बटन क्लिक किया, नेक्स्ट पेज क्लिक किया तो अगले पेज में जाते हो। यहां पे URL चेंज हो जाता है फ्रंट एंड ऐप में, बट पेज रिलोड नहीं होता। इसका मतलब कि नए URL के लिए नया HTML पेज नहीं आया है, HTML पेज वही था, बस HTML का पेज जो था बेस्ड ऑन सम इफ एल्स कंडीशन रेंडर हो रहा था उसका पार्ट। जब URL चेंज हुई तो कोई दूसरा पार्ट रेंडर होने लगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग। रेंडरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट के पास है, इसीलिए जितनी भी CSR ऐप होती है क्लाइंट साइड रेंडरिंग, फर्स्ट लोड पे वो थोड़ी स्लो होती हैं, उसके बाद बहुत फास्ट होती हैं। तो आपको एक फील मिलता है कि URL यहाँ पे चेंज हो रही है, अलग अलग आप पेजेस पे जा रहे हो लेकिन वो पेज एक ही है। ठीक है, कंट्रेरी टू दैट एक होती है सर्वर साइड रेंडरिंग। तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग में क्या था, ये बेस्ड ऑन डोमेन नेम डिस्क से HTML फाइल उठती है और फिर वो पार्स होती है, बिल्ड होती है, डॉम बनता है, फिर लिंक टैग से CSS OM बनता है, जावास्क्रिप्ट वगैरह लगती है, उसके बाद API कॉल आती है, API कॉल जेसन रिटर्न करती है, वो जेसन डायरेक्टली भेज दिया जाता है। ये थी CSR क्लाइंट साइड रेंडरिंग। सर्वर साइड रेंडरिंग में भी सेम चीज होती है, बस ये जो वेब सर्वर है ना वो अभी HTML पेज डायरेक्टली नहीं भिजवाता है, वो API कॉल करके यहां से जेसन मंगाता है और जेसन को यहीं पे ये जो जनरेट डायनेमिक कंटेंट वाला कंपोनेंट था ना, उस जेसन को यूज करके HTML पेज यहीं पे बना देता है और पूरा का पूरा पेज रेंडर यहां से ही पेज बना के पूरा भेज देता है। तो रेंडरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्राउजर की नहीं होती, यहीं से HTML CSS सब लग के आती है, पूरा मतलब पेज बन के आता है। तो वो उसको बोलते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग। फॉर एग्जांपल पुराने जमाने की जो भी ऐप थी ना, तुमने देखा होगा कि जब तुम बटन पे क्लिक करते थे तो हमेशा पेज रिलोड होता था, क्योंकि बटन पे क्लिक करने पे क्या होता था, रिक्वेस्ट पीछे जाती थी और यहां से ही नया HTML पेज बन के आता था, ब्राउजर डायरेक्टली उसको बस दिखा देता था। डॉम CSS OM ये सब ब्राउजर नहीं बनाते थे, मतलब पहले से HTML पेज पूरा बन के आता था, इसका काम सिर्फ उसको दिखाना होता था। ठीक है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। और एक होती है सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे जो एग्जांपल दिया ना कि सिर्फ एक HTML बन के आती है, ठीक है, वो होती है सिंगल पेज एप्लीकेशन, क्योंकि उसमें एक ही पेज है। ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल पेजेस आप यहां से भिजवा दो, ठीक है, और डेटा बाद में API से लाओ, वो भी एक क्लाइंट साइड रेंडरिंग का ही एग्जांपल है, क्योंकि आपने मल्टीपल पेजेस बताए तो वो सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है, बट है क्लाइंट साइड रेंडरिंग ही।
सर्वर साइड रेंडरिंग में बेसिकली ये होता है कि पूरा HTML पीछे से ही बन के आता है, उसमें डेटा डूटा लग के, तो अलग अलग यूजर के हिसाब से अलग अलग डेटा लग के आएगा। तो फेसबुक वाले एग्जांपल में फ्रेंड की लिस्ट यहां से आएगी जेसन में, यहीं से पेज पूरा बन के आएगा और यहां दिखा दिया जाएगा। ठीक है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग में पेज पहले भेज दिया जाएगा, एपीआई का जेसन बाद में भेजा जाएगा, ब्राउजर उसको यहां पे दिखा देगा। तो यही था तुम्हारा अपाचे वेब सर्वर। अब अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे आगे की चीज। वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।